तो कैसे हैं आप लोग? अरे ये तो कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है। चल, तो क्या हाल है आप सभी का? तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मोल कॉन्सेप्ट। तो उससे स्टार्ट करने से पहले कुछ ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि देखिए क्लास 11 का जो सिलेबस है लगता तो बहुत ज़्यादा है कि अरे बाप रे बाप, आही मैं गिरने लगते हैं। आप सिलेबस देखते हैं ये क्या होगा ये का, ये पर्सपेक्टिव नहीं रखना है आपको। याद रखना कि ये नहीं कहना कि इतना बड़ा सिलेबस है जान चला जाएगा, ये नहीं कहना कि इतना बड़ा सिलेबस है बड़ा मजा आएगा पढ़ने में यार। तो आज के वीडियो में देखिए व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अभी कल से व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे। बात है कि आप मुझ पर डिपेंड हो सकते हैं कौन कौन सा सिलेबस कवर होगा। तो देखिए जेई का सिलेबस मेन हमारा मोटिव रहेगा वो कवर हो जाए। आप देख लीजिएगा कि मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया हो तो आप कम पढ़ लीजिएगा, कम पढ़ा दिया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक छोड़ गया सर, ये पढ़ा दीजिए, तो जरूर वो पढ़ा दिया जाएगा। और स्कूल के सिलेबस क्या होंगे, स्टेट बोर्ड्स के या आईसी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होगा? जी हाँ जरूर होगा। जेई का वास्ट सिलेबस है, उसमें सारे स्कूल के सिलेबस आ जाते हैं। तो कृपया करके अगर कोई चीज़ छूट जाए तो वो जरूर कहिएगा। ज़्यादा पढ़ा दूँ तो कमेंट में मत कहिएगा कि अपच हो गया सर अब ज़्यादा मत खिलाइए, ये मत कहिएगा प्लीज़। स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़, मैटर क्या होता है? Anything in this universe that occupies space and has mass is called matter। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एयर की बात करें वो क्या है सर? मैटर है क्योंकि स्पेस ऑक्युपाई करता है। बताया चलिए। तो ये बॉटल है हमारे पास। अब मैंने क्या किया, इसको स्क्वीज आउट किया, इसके अंदर से सारा मान लीजिए ऑक्सीजन निकल गया, एयर जो भी है इसके अंदर से निकल गया। अब मैंने क्या किया, एयर इसके अंदर ब्लो किया। तो क्या किया, एयर ने इसके अंदर स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। अब मैं चाहूँ कि इसके अंदर और ऑक्सीजन डालूं या फिर और एयर डालूं इसके अंदर, तो मैं नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि जो एक्सेस लिमिट है इसका वो पहुंच चुका है। अच्छा, तो ये तो बात होगी कि मैटर कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्युपाई करे या जिसके पास मास है वो तो मैटर है सर। मैटर को हम पदार्थ भी बोलते हैं। जो मैटर होता है ना सर वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे आसपास में एयर, क्योंकि एयर के अंदर हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अलग अलग चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, इंप्योरिटीज भी हैं। यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स्ड हैं उसे हम क्या करते हैं, मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें एक ही टाइप के एटम या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल जिस चीज के अंदर हैं, जिस सब्सटेंस के अंदर हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सबसे बेसिक एग्जाम्पल वाटर, पानी की बात करें या फिर पानी में क्या है सर, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है H2O। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं जिस सब्सटेंस के अंदर। और कंपाउंड क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई आईआईटी में पहुंच जाता है, कोई बीटेक करने लगता है, कोई 12th का एग्जाम देने वाला होता है, अगर उससे मैं जाके पूछ दूं कि भाई मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस बताना, तो कुछ प्रोपोर्शन ऐसे होते हैं। तो ये चीज नहीं रखनी है। अगर आपको पता नहीं है तो भी पता कर लो, यही टाइम है सही। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक चीज याद रखना, O2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन CO2 एक कंपाउंड है, लेकिन CO2 एक मॉलिक्यूल भी है। हो गए कंफ्यूज? अच्छा, कंपाउंड क्या चीज है बेसिकली बात करें तो जिस भी सब्सटेंस के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि C में कार्बन है और O2 में ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट्स कंबाइंड है केमिकली। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड है केमिकली। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? मॉलिक्यूल देखिए एटम्स जो होते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन मान लीजिए एटम है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में नहीं रहना चाहते हैं। मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में नहीं रह सकते, उसके लिए वो कंबाइन करते हैं और वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन होकर क्या बन गया, O2 मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? अब देखिए NaCl ये एक कंपाउंड है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है। अब ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात आ गई। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। क्या है सर? आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये देखिए जो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इस चीज को हम बहुत बढ़िया से बात करेंगे कैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। लेकिन NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, तो वो कभी भी मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें HCl की, तो वो एक कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो उसे दे नहीं सकता, उसे लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ। तो वो एक मॉलिक्यूल भी है, वो एक कंपाउंड भी है। तो क्या बेसिक कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक्सेप्शन इसमें यह है कि वो आयोनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड हुआ तो वो बस एक कंपाउंड है, अगर कोवैलेंट हुआ तब वो मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। हो सके तो आपको क्लियर हुआ होगा।
आगे बढ़ते हैं हम मिक्सचर पे। तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं यार, होमोजेनियस मिक्सचर और हाइड्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में, दो सब्सटेंसेस के बीच में। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर तो सिंपल सी बात है, जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैटर की, फिजिकल स्टेट की। तो मैटर के तीन फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बचपन से पता है सर, सॉलिड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, गैस में सबसे कम होता है और लिक्विड में बीच बिचाव हो जाता है सर। अच्छा, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, अभी हमने पढ़ ली। अब मेन चीज पे आते हैं धीरे धीरे करके, इफेक्ट्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मास पे। तो क्या मास पे कुछ इफेक्ट होता है या नहीं फिजिकल स्टेट का? तो मान लीजिए 10 ग्राम आइस है आपके पास, उसे हमने मेल्ट कर दिया, वो बन गया वाटर, तो कितना ग्राम रहेगा ये बताइए सर? 10 ग्राम ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो मास इंडिपेंडेंट होता है, वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सर, वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम गैस है, वो कन्वर्ट हो गया 10 ग्राम वाटर के अंदर, तो क्या वॉल्यूम सेम रहा या डिफरेंट हो गया? तो जाहिर सी बात है, वॉल्यूम डिफरेंट हो गया। कैसे हो गया? सॉलिड में सबसे कम वॉल्यूम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं, स्प्रे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपने शरीर पे लगाया, तब क्या हुआ कि वो स्प्रे जो है वो अंदर में तो लिक्विड स्टेट में था, फिर बाहर वो आया गैसीय स्टेट में, तो वो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो गैस है अगर, तो वो पूरे लूम में फैल जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं पानी बनाऊँ, पानी यहाँ पे फेंक दो एक गिलास लेके, तो ऐसा तो नहीं होगा पूरे रूम में फैल जाएगा, क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं। तो एक इन जनरल की बात ये होती है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबसे कम, फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और फिर वॉल्यूम ऑफ गैस सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है सर? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो चीज़ है वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो जो डेंसिटी है वो भी डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो एक इन जनरल क्या कॉन्सेप्शन है सर, कि सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी, लिक्विड में थोड़ी कम डेंसिटी और गैस में सबसे कम डेंसिटी होती है। बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलते हैं? मान लीजिए 100 पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, या फिर वो हटा रही है 100 पार्टिकल्स हैं वाटर के, सिंपल सी बात करते हैं 100 पार्टिकल्स हैं वाटर के, उससे हमने क्या किया? कूल किया और वो बन गया सॉलिड फॉर्म के अंदर, वो आइस बन गया। तो कितने पार्टिकल्स अब रहेंगे इसके अंदर सर? 100 पार्टिकल्स ही रहेंगे, पार्टिकल्स नहीं बदलेगा। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट चीज़ हो गया, वो भी इफेक्ट नहीं होगा फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो ये मोटा मोटी चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मोल की। बस बेसिक डेफिनेशन मैं दूंगा आपको कि मोल क्या होता क्या है ये भला। मोल देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे बेसिक चीज़, सबसे आसान चीज़ समझने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक दर्जन, दर्जन को अब इंग्लिश में कहेंगे तो आप डॉजन कहेंगे, डॉजन, ठीक है? तो एक डॉजन बनाना देना, इसका मतलब क्या होता है कि 12, मतलब एक बेसिक सेट किया हुआ है कि एक दर्जन का मतलब होता है 12। चाहे वो केला हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो संतरा हो, कुछ भी हो सर, एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 होता है। उसी तरीके से एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, चाहे वो पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, स्पीशीज हो। क्लियर हो गया? एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। जैसे एक डॉजन का मतलब 12 होता है, वैसे एक मोल का मतलब इतना होता है। क्लियर होगी बात? तो ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स या फिर स्पीशीज, वो नंबर कहाँ से आया? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अवोगैड्रो, उन्होंने ही इस नंबर को डिफाइन किया था। तो कैसे? हवा में कर दिया था सर, अच्छा मन आ गया कर दिया जाए, एक नंबर लिख दिया जाए, वही हो गया एक मोल? नहीं सर, उन्होंने क्या किया कि कार्बन 12 आइसोटोप को लिया, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप को लिया, उसको स्टडी किया, उसके अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन के पार्टिकल्स दिखे और यही हो गया एक मोल। बात समझ में आ गई? अब ये कार्बन 12 आइसोटोप क्या है? तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 को हमने लिया, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप लिया और उसको हमने क्या कर दिया सर? स्टडी किया, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो हो गया एक मोल। बात खत्म। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो उससे भी बढ़िया बात है, क्योंकि हम अगले वीडियो में मोल से ही स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एक साथ क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड, जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।